यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला पे स्वागत करता हूं। आज मैं नरेशन पार्ट 7 लेकर आया हूं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, जिसका डायरेक्ट से हमें क्या ले जाना है, इनडायरेक्ट की तरफ लेकर जाना है। लेकिन वो तो बाद में लेकर जाना है, पहले यही जानना है कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या है, क्योंकि भैया जब समझेंगे तभी आगे लेकर जाएंगे, नहीं समझेंगे तो कहां जाएंगे। बात तो यही है, क्योंकि जो चीज अगर पता है तभी जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। सही है ना। तो कोई अगर आपसे पूछा कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, वे वाक्य जिसमें इच्छा करना, आशीर्वाद देना, प्रार्थना करना, अभिशाप देने का बोध होता है, उसे इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, कितनी चीजें? 4 चीजें। पहला है इच्छा करना, इच्छा करना, इसी को भैया कामना करना भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम विश कहते हैं। क्या कहते हैं? विश। और दूसरा है प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रे। और तीसरा है आपका आशीर्वाद देना, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लेस। और चौथा है अभिशाप देना, अभिशाप देना, या इसी को कहते हैं श्राप देना, जिसे इंग्लिश में हम कर्ज के नाम से जानते हैं। तो ये 4 चीजें हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में करते हैं। अब हमें डायरेक्ट से कहां जाना है? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से कहां जाना है? इनडायरेक्ट जाना है। लेकिन पहले तो वाक्य को पहचानना है, जैसे इंपरेटिव का हमने पहचानना सिखाया था। अगर आपने इंपरेटिव सेंटेंस का वीडियो नहीं देखा है तो भैया चैनल में जाकर वीडियो देखिए, क्योंकि ये मैं पार्ट वाइज पार्ट पूरा लेकर आ रहा हूं, क्योंकि इसके बाद एक्सक्लेमेटरी है, इसके बाद नरेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे जानोगे कि अंदर वाला ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है? तो ध्यान से समझिएगा, पहचानना यहां सिखा रहे हैं। पहचानना कैसे जानोगे कि अंदर वाला किसमें है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में है। तो उसका जो वाक्य होगा में से शुरू होगा। किससे भैया? में से शुरू होगा। किसे? में से शुरू होगा। अगर सपोज में से नहीं शुरू है तो आपको ये सिंबल देखने को मिलेगा, इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेशन सिंबल, विस्मय सूचक चिन्ह। मतलब एक पाही रहेगी और उसके नीचे बिंदी रहेगी, एक्सक्लेमेशन सिंबल, यही है इसका पहचान। अगर कोई भी वाक्य में से शुरू है और लास्ट में, शुरू में नहीं, क्योंकि शुरू में लगेगा तब तो एक्सक्लेमेटरी हो गया, लास्ट में अगर ये चिन्ह लगा है तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। ठीक, किससे शुरू होगा? में से शुरू होगा और लास्ट में यह चिन्ह देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है आपका पहचानना, क्योंकि भैया पहचानोगे तभी तो हम डायरेक्ट से कहां जाएंगे? इनडायरेक्ट। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहचानना। तो ध्यान समझिएगा। अब सेड या सेड टू की जगह अगर इच्छा करेगा, क्या करेगा भैया? अगर इच्छा करेगा तो सेड टू की जगह का आपको लगाना है विश्ड। क्या लगाना है? विश्ड। और अगर प्रार्थना करेगा तो प्रेड, और अगर आशीर्वाद देगा तो ब्लेस्ड, और अगर श्राप देगा तो कर्स्ड। ठीक, ये तो बात हुई किसकी? सेड या सेड टू की जगह पे। और कामा डॉट कामा के स्थान पे दैट, और जैसे ही दैट बदलेंगे तुरंत आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो चेंज ही करेंगे। सब्जेक्ट चेंज करने के बाद आपको तुरंत लिखना है माइट, और माइट के बाद आपको लिखना है अदर वर्ड। अदर वर्ड माने दूसरे शब्द, जो भी शब्द आएंगे वही लिखेंगे, अपने मन से तो हम लिख नहीं सकते हैं। तो यही है इसका ट्रिक। फिर समझ लीजिएगा, सेड या सेड टू की जगह पे अगर इच्छा कर रहा है तो विश्ड, प्रार्थना कर रहा है तो प्रेड,
और आशीर्वाद दे रहा है तो ब्लेस्ड, अगर श्राप दे रहा है तो कर्स्ड। और कामा डॉट कामा के स्थान पे दैट, जैसे कामा डॉट कामा तोड़ेंगे वहां क्या लगाएंगे दैट, और जैसे ही दैट लगाएंगे सबसे पहले बदलेंगे सब्जेक्ट, और जैसे ही सब्जेक्ट बदलेंगे तुरंत लिखना है आपको माइट। माइट इसलिए लिखना है क्योंकि अभी मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का जो वाक्य शुरू होगा वो मे से शुरू होगा, और मे का सेकेंड फॉर्म क्या होता है माइट, मतलब सब्जेक्ट बाद तुरंत आपको क्या लिखना है माइट, और उसके बाद अदर वर्ड दूसरे शब्द। ठीक, अब तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम बच्चों को कहां होती है, यहां कि सर हमको तो समझ में ही नहीं आता विज्ड लगाएं कि प्रेड लगाएं कि ब्लेस्ड लगाएं, इसी में कंफ्यूजन होती है। तो अब यही समझ लो, विज्ड, प्रेड और ब्लेस्ड इन तीनों में से जो मन करे लगा दो। अब आप सोचेंगे अरे सर अब आप क्या कह रहे हैं, ये तो कुछ नई बात बता रहे हैं आप। सही बता रहे हैं, ध्यान समझ लेना भैया, तीनों एक ही खानदान के हैं, तीनों एक ही खानदान के हैं, ध्यान समझना। जैसे मैंने आपसे कहा भगवान करे आप परीक्षा में पास हो जाओ, मैंने क्या कहा, भगवान करे आप परीक्षा में पास हो जाओ। क्या मैं इच्छा नहीं कर रहा हूं, कर रहा हूं, कर रहा हूं ना? क्या मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं? क्या मैं आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं? तीनों कर रहा हूं ना? क्या तीनों अलग अलग हैं? तीनों एक ही खानदान के हैं, नाम अलग है बस। तो भैया नाम अलग होने से कुछ नहीं होता, काम तो एक है, लेकिन ये बेचारा अलग ही है, ये तो अलग है। मैंने कहा फेल हो जाओ, गिर जाओ, भाड़ में जाओ, तब तो सीधा पहचानोगे, लेकिन ये तीनों तो एक है। तो अगर मान लीजिए मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ब्लेस्ड लगाया हूं, तो आप प्रेड भी लगा सकते हो, आप विज्ड भी लगा सकते हो, मतलब आप तीनों में से किसी एक का यूज कर सकते हो, तीनों में से किसी में अंतर नहीं है। अब डाउट क्लियर हुआ? ठीक, अब एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने कहा राम सेड टू मी कामा डबल ब्रेड कामा मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। राम से टू मी, राम ने मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आप जुग जुग जिए, भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो। अब बताइए राम मुझसे क्या कर रहा है, इच्छा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है? आप लोग ही बताइए। चलिए यहां मत बताइए, कमेंट बॉक्स में बताने देना क्या कर रहा था। भैया तीनों कर रहा है, तीनों कर रहा है। मान लीजिए मैं ब्लेस्ड लगा रहा हूं, क्या आप ब्लेस्ड नहीं लगा सकते? क्या आप प्रेड नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, तीनों में से चाहे जो लगा दीजिए आप, गलत नहीं होगा। ठीक, जैसे राम ब्लेस्ड मी। अब मान लीजिए आपने कहा विनय सर ने तो ब्लेस्ड लगाया, तो क्या आप प्रेड लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं। ठीक है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ठीक, तो राम ब्लेस्ड मी। अब बताइए कामा डॉट कामा के स्थान पे दैट, यहां तक मामला सही हो गया। और जैसे ही कामा डॉट कामा तोड़ते हैं तो सबसे पहले क्या बदलते हैं? सब्जेक्ट। क्या बदलते हैं? सब्जेक्ट। देख लीजिए फॉर्मूले में यही है। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है? यू। कौन सा पर्सन? सेकेंड। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। क्या हो गया? आई। हो गया। अब माइंड। ठीक है भैया, फॉर्मूले से ही चल रहे हैं। अब देखिए यू को बदल दिए आई में, और मे को किसमें बदल दिए? माइट में। ये दोनों खत्म। अब देखिए अदर वर्ड में क्या आया? लिव लॉन्ग, तो आप भी लिख दीजिए लिव लॉन्ग। अब आपको ये चिन्ह भी नहीं लिखना है, क्योंकि अब इसको आपने बदल दिया असर्टिव में, मतलब साधारण में, इसीलिए ये सिंबल को भी लिखना नहीं है, इसीलिए यहां क्या होगा? फुल स्टॉप। ठीक है, एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। जैसे ही सेड टू
मी कामा डॉट कामा मे यू फेल इन योर एग्जाम। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, मे यू फेल इन योर एग्जाम, भगवान करे तुम अपनी परीक्षा में असफल हो जाओ। अब आप ही बताओ क्या हो रहा है। अभिशाप दे रहा है तो सेड टू जगह पे कष्ट और कामा डॉट कामा के स्थान पे दैट। पहले इतना कर लेते, अरे भैया जितना आ रहा है पहले उतना ही कर लो यार। तो क्या होगा, ही कष्ट मी दैट। अब देखिए दैट तक पहुंच गए, सबसे पहले क्या बदले, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। क्या हो गया, आई। हो गया। अब क्या बदले, अब देखिए सब्जेक्ट के बाद माइट, चेंज, क्या बचा, फेल इन। अब योर को बदलेंगे किसके अनुसार, मी, क्योंकि भाई जब यू सेकंड पर्सन तो योर भी सेकंड पर्सन है। यू योर, आई मी माई, तो क्या लिखेंगे यहां, माई एग्जाम। अब चिन्ह नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फुल स्टॉप। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ठीक है। अब इसमें एक नियम और है, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है। तो अब अगला नियम क्या है कि मान लीजिए कि अगर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ गए तब कैसे बनाओगे, ये भी तो नियम है। तो देख लेते हैं। देखते हैं भैया, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड बाय आदि शब्द आए, गुड बाय सॉरी गुड नाइट, ये शब्द आ जाए, गुड मॉर्निंग आया, गुड आफ्टरनून आया, गुड नाइट आया, गुड बाय आया, अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए और कह दे उसका बनाओ क्या, इनडायरेक्ट, तब कैसे बनाओगे, ये भी तो बात है। तो जब ये आ जाए तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम बेड का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, बेड का प्रयोग करेंगे भैया। किसका, बेड। ठीक है। कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने कहा, राम सेड टू मी कामा डबल रेट कामा गुड मॉर्निंग कामा आई शैल सी यू टुमारो। ठीक, ये आ गया वाक्य आपका। क्या आया, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, गुड मॉर्निंग सुबह का नमस्कार, आई शैल सी यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगा। यहां सी माने देखना नहीं, मिलना, मैं तुमसे कल मिलूंगा। अब इसका मुझे बनाना है क्या, इनडायरेक्ट। ठीक है। कैसे बना रहा हूं, कल आप कॉपी करिए, सरल हो जाएगा। अब बताइए, राम ने मुझसे कहा। अब राम ने यहां कहने का दो काम किया है। एक तो बेचारा गुड मॉर्निंग बोला, बोला है। पहला तो इसने कहा गुड मॉर्निंग, सही है ना, क्या बोला, गुड मॉर्निंग बोला है, बोला है ना। तो पहले इसने गुड मॉर्निंग बोला और फिर एक काम किया, मिलने के लिए कहा। तो भैया दोनों एक साथ तो हम बना नहीं सकते, तो अलग अलग तो बना सकते हैं। तो ध्यान समझिएगा। तो क्या करना है, राम बेड मी गुड मॉर्निंग, राम बेड मी गुड मॉर्निंग। देन राम बेड मी गुड मॉर्निंग, एक काम खत्म हो गया। अभी दूसरा शुरू होने वाला है। अब दूसरे को जोड़ने के लिए कंजक्शन एंड लगा सकते हैं ना। तो क्या होगा, एंड सेड, एंड सेड, और कामा डॉट कामा के स्थान पे दैट। तो कैसे बनाना है, यही कॉपी कर लीजिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। राम बेड मी गुड मॉर्निंग एंड सेड, यहां तक आपको लिखना है, और कामा डॉट कामा के स्थान पे दैट। ठीक है।
अरे यहाँ गुड नाइट होता तो यहाँ गुड नाइट लिखते, गुड बाय होता गुड बाय लिखते, कुछ भी होता कुछ भी लिखते आप, ठीक है। अब हमने कामा डॉट कामा क्या किया, तोड़ दिया, क्या बदले, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, कौन सा पर्सन, फर्स्ट, किसके अनुसार, राम, तो क्या हो गया भैया, ही। अब आई के साथ सैड तो ही के साथ विल, और विल का सेकेंड फॉर्म वुड, तो क्या होगा, वुड, और उसके बाद सी। अब यू यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, क्या है, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ क्या है, मी भी तो ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ क्या लिखे, मी, और टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में चेंज कर देते हैं, पढ़े होंगे आप, तो होगा द नेक्स्ट डे, ठीक, सही है। अब यहां मेरा एक प्रश्न है कि आपने लिखा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड बॉय एंड गुड नाइट, ये कौन से शब्द हैं, अगर किसी ने पूछ लिया तो क्या बताओगे, तो जान लीजिए आज कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सब बोलते हैं, कौन है, गुड आफ्टरनून सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून, लेकिन न कोई नहीं जानता ये कौन से शब्द हैं, तो आज जान लो कि इन्हें हम कहते हैं ग्रीटिंग वर्ड्स। क्या बोलते हैं भैया, ग्रीटिंग वर्ड्स बोलते हैं, मतलब अभिवादन वाले शब्द, कौन से शब्द, अभिवादन वाले शब्द, ठीक है। ये था आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने पास ना रखो, बढ़ाते रहो यार, मेहनत जारी है, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।